स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेजर फिजिक्स एसके सर में। मेरा नाम है एसके सर और हम एक मिशन पर है जिस मिशन का नाम है मिशन जय महाराष्ट्र बोर्ड। मैं ये चाहता हूं कि हमारे महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस पढ़ के जाने वाले बच्चे जब 11 12th में जाने के बाद सीबीएसई पढ़ के आने वाले बच्चों के साथ compete करेंगे नीट और जेई जैसे नेशनल लेवल के एग्जाम के लिए। तो किसी भी तरीके से हमारा महाराष्ट्र बोर्ड का बच्चा उनके कंपैरिजन में पीछे नहीं रहना चाहिए, बल्कि मैं कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस पढ़ाते वक्त जिससे हमारे बच्चे सीबीएसई के बच्चों से आगे निकल जाएंगे। तो हम करते क्या हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक को कुछ इस तरह से अच्छे से समझते हैं, कुछ एक्स्ट्रा के पॉइंट्स, कुछ एक्स्ट्रा के नोट्स बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हैं, एमसीक्यूज करवाते हैं। आपका प्रिपरेशन नीट और जेई के एंगल से हम आपको उसका प्रिपरेशन करवाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या किया है वो भी मैं बताऊंगा। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिस टॉपिक का नाम है नेचुरल रिसोर्सेस। क्लास 7 का ये टॉपिक है महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। ये वन शॉट लेक्चर सीरीज का पार्ट 1 है। ये बड़ा टॉपिक है, वन शॉट में तो होने वाला है नहीं, डेफिनेटली इसके 2 पार्ट बनेंगे, 3 भी बन सकते हैं। देखते हैं आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं क्या हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर आप तो फिजिक्स पढ़ाते हो या केमिस्ट्री पढ़ाते हो, ये क्या नेचुरल रिसोर्सेस लेके बैठ गए। तो बेटा जब मैं इसकी पीपीटी बना रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो इतनी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई कि यहाँ का जो डेटा है, यहाँ के जो फॉर्मूले है केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होंगे। और इसमें जो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आगे चल के आपको अगर यूपीएससी एमपीएससी देनी है तो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो वहां पे उस एग्जाम में सीधे सीधे काम आएगी। तो आपका काम है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, चीजों को रट के चलना। इसमें बहुत सारा डेटा है, इसलिए मैंने बहुत मेहनत करके बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सारा डेटा पीपीटी के फॉर्म में लिखा के लाया हूं, क्योंकि बेटा इस उम्र में तो मैं ये डेटा याद नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि पहले ही मेरे बाल झड़ रहे हैं और डेटा याद रखूंगा तो बचे हुए बाल भी झड़ जाएंगे और उसका मुझे कुछ फायदा भी नहीं होगा। तो डेटा आपको रटना है, मेमोरी पावर आपको बढ़ाना है ताकि उस डेटा का आपको फायदा हो। ठीक है, अगर आप YouTube में जाके MAJOR मेजर फिजिक्स एसके सर टाइप करेंगे तो एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन यूट्यूब चैनल आ जाएगा। सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो उसके प्लेलिस्ट में अगर आप चले जाओगे, क्लास 6 की प्लेलिस्ट चेक करोगे तो क्लास 6 के महाराष्ट्र बोर्ड में 16 चैप्टर्स है, उसमें के 12 चैप्टर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से होमी बाबा के प्रिपरेशन के साथ आपको पढ़ा दिए हैं। उसके बाद हमने क्लास 7 स्टार्ट किया था। क्लास 7 की प्लेलिस्ट में अगर आप चले जाओगे बेटा तो वहां क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूं। ये देखो क्लास 7 की प्लेलिस्ट में, ये क्लास 7 महाराष्ट्र बोर्ड का इंडेक्स है टेक्स्ट बुक का। तो अगर क्लास 7 की प्लेलिस्ट में चले जाओगे तो आपको 1 2 3, अच्छा सॉरी, यहां से शुरू होता है 1 2 3 4 ये टॉपिक मिलेंगे। 4 के बाद ये 5 6 7 8 टॉपिक मिल जाएंगे। उसके बाद हमने केमिस्ट्री चालू की थी 8, ये 9 10 11, ये 11 टॉपिक हो गए हैं। और हमारे प्लेलिस्ट का ये 1 डजनवा मतलब के 12वां टॉपिक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। जब मैंने हमारे स्कूल में जब ये पढ़ा था तो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया था, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए जब मैं रिसर्च करता गया तो मुझको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, इसलिए मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आई है। यहाँ जो डेटा यूज़ होगा सीधे सीधे बेटा आपके 11 12 के केमिस्ट्री जेई नीट में यूज़ होगा। और मैं आपको बताता चलूँ, जो भी फॉर्मूलेज में बता रहा हूँ पिछले टॉपिक में, ये टॉपिक में, सीधे सीधे उसको घिस के बार बार लिख लिख के रट लेना, दिमाग में छप जाने चाहिए। 50 बार 100 बार 200 बार ऐसे लिख लिख के प्रैक्टिस करो, तभी आप सीबीएसई के बच्चों को हरा पाओगे। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, ये रही पहली स्लाइड। टॉपिक का नाम है नेचुरल रिसोर्सेस पार्ट 1। ठीक है, ओके। तो भाई देखो क्या है, अच्छा ये क्या हो रहा है बताओ, इमेज में क्या हो रहा है सर? माइनिंग हो रही है। माइनिंग मतलब क्या, केजीएफ का सीन चल रहा है क्या? बिल्कुल बेटा वही सीन चल रहा है। केजीएफ में क्या हुआ था, रॉकी भाई ने जमीन खोद के उसमें से बहुत सारा सोना एक्सट्रैक्ट कर लिया था। सोना मतलब गोल्ड। तो गोल्ड कहाँ मिलता है? जमीन में। तो क्या जमीन में डायरेक्ट प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड मिलता है क्या? नहीं, जमीन में इम्प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड मिलता है। उस इम्प्योर फॉर्म को बोला जाता है मिनरल। क्या बोला जाता है? मिनरल। मतलब मान लो कि जमीन है, जमीन पे सबसे ऊपर क्या होगी? मिट्टी होगी। मिट्टी को हटा दोगे आप
खोद के मिट्टी को हटा दोगे तो नीचे बड़े बड़े पत्थर लगेंगे, जिसको मराठी में खड़क बोला जाता है और हिंदी में उसको पत्थर बोलते हैं। तो मिट्टी को, बारीक मिट्टी को हटा दिया तो फिर मोटी मिट्टी आएगी, कड़क मिट्टी आएगी। उसको भी हटा दिया तो नीचे रॉक आएंगे, रॉक खड़क जिसको बोलेंगे, मिट्टी जिसको, सॉरी, पत्थर जिसको बोलेंगे। उन रॉक में बेटा हमको कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलते हैं इम्प्योर फॉर्म में। उस इम्प्योर फॉर्म को बोला जाता है मिनरल्स। आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा। दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, मिनरल्स और ओर। समझाता हूं आगे, लोड लेने की जरूरत नहीं, अभी के लिए समझ के चलो। अगर मैं जमीन पे सबसे ऊपर हूं तो बारीक मिट्टी होगी, मिट्टी को हटा दूंगा तो रॉक होगा, पत्थर होंगे। पत्थर को भी हटा दूंगा तो पत्थर के अंदर मुझे इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल मिलेंगे, उसको मैं बोलूंगा मिनरल्स। और ये मिनरल्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं हमारे डेली रूटीन के लाइफ के लिए। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, कोयला हो गया। मतलब ये मान के चलो कि ज़मीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल सोर्स है बहुत सारी चीज़ों का। 80 to 90% चीजें हमारे डेली रूटीन के लाइफ की कहां से मिलती है? जमीन से मिलती है। तो जमीन खोद के हम जो रॉ मटेरियल होता है उसको निकालते हैं, फिर इंडस्ट्री में उसको प्रोसेस करके प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल और जो जरूरत की चीजें हैं वो जमीन से ऑब्टेन करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चैप्टर डेडिकेटेड है इन सभी नेचुरल रिसोर्सेस को। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा, समझ के चलते हैं, यहां चलते हैं। लेट्स रिकॉल। क्या रिकॉल करना है भाई? व्हाट इज मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेस? रिसोर्सेस मतलब सोर्स, नेचुरल मतलब जो नेचर में मिलता है। ओके, तो नेचुरल रिसोर्सेस आर द थिंग्स और द ऑब्जेक्ट, ऐसे मटेरियल जो हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं और हमारे जीने के लिए ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस आर द थिंग्स वी गेट फ्रॉम नेचर। अब मिट्टी एक नेचर है, पेड़ पौधे नेचर है, ये एटमॉस्फेयर एक नेचर है, समंदर एक नेचर है। समझ में आ रहा है? तो नेचर में से हमको जो नेचुरली ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं और हमारे रेगुलर रूटीन के लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सभी सोर्स को क्या बोला जाता है? नेचुरल रिसोर्सेस बोला जाता है। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो एयर इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। बहुत सारी चीजें एयर में मिलती है। फिर वाटर हो गया, सॉइल हो गया। सॉइल का तो बहुत डिटेल में पढ़ना है हमको, सारे मेटल, नॉन मेटल, बहुत सारी प्रीशियस चीजें कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? हम जमीन से ऑब्टेन करते हैं। बहुत सारे मिनरल्स, मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? जमीन में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्लियर करके चलते हैं। मान लो ये जमीन है, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है? तो सबसे पहले आपने जमीन को खोदना शुरू किया, तो सबसे ऊपर ना बेटा पतली सी बारीक मिट्टी का लेयर होगा, मिट्टी होगी, ठीक है? फिर मिट्टी को खोद के आपने हटा दिया, गड्ढा कर दिया, तो नीचे ना बेटा ऐसे रॉकी लेयर मिलेगा। रॉकी मतलब पत्थर, रॉक्स मिलेंगे। अब इन छोटे छोटे रॉक्स के नीचे बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, बड़े बड़े रॉक्स मिलेंगे। तो इन बड़े बड़े पत्थर के अंदर ना बेटा कुछ इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल होते हैं, बस उसी को बोला जाता है मिनरल्स। तो मिनरल्स कहाँ होते हैं? मिनरल्स आर द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जैसे हम जमीन खोदते जाएंगे, रॉकी भाई ने केजीएफ में जब जमीन खोदी थी, केजीएफ खान में जमीन खोदी थी, तो क्या जमीन में डायरेक्ट सोना मिला था? नहीं, डायरेक्ट गोल्ड नहीं मिला था, इम्प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड मिला था। फिर वहां पे एक बड़ी सी इंडस्ट्री लगाई गई थी, जिस इंडस्ट्री में हम इम्प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड को प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो वो जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड था वो भी क्या था? एक मिनरल था। तो सारे मेटल्स कहाँ मिलते हैं? इन पत्थरों में मिनरल्स के फॉर्म में मिलते हैं। तो क्या सिर्फ मेटल मिलते हैं? नहीं, मेटल के साथ नॉन मेटल्स भी मिलते हैं। क्या, कैसे, कौन सा, वो सब डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। प्लांट्स भी एक नेचुरल रिसोर्सेस हैं, एनिमल्स भी एक नेचुरल रिसोर्सेस हैं। लास्ट टॉपिक में मैं आपको पढ़ा रहा था कि एनिमल के चर्बी से हम साबुन बनाते हैं, सोप जो बनाते हैं, सोडियम का सोप हार्ड सोप होता था, पोटेशियम का सॉफ्ट सोप होता था। तो ये सब कहाँ से मिल रहा है? इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रहा है। तो दिस रिसोर्सेज फुलफिल आवर डेली नीड, हमारे जो डेली नीड्स है। ओके, साबुन से लेके सोने तक, गोल्ड तक, मिट्टी से लेके एनर्जी सोर्स तक, एलपीजी हो गया या फिर पेट्रोल डीजल हो गया, या फिर जो भी है, सब कुछ हमारे डेली लाइफ के जो नीड्स है वो इन्हीं सोर्स से कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, जो रिसोर्सेस, ध्यान से सुनो,
नेचुरल रिसोर्सेज आर द थिंग वी गेट फ्रॉम नेचर, ऐसी चीजें जो हमें नेचर से मिलती हैं। एग्जाम्पल के लिए ये सारी चीजें ऐड कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, लिथोस्फीयर। देखो बेटा, ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर ये जो मिट्टी का लेयर है, सबसे ऊपर वाला जो मिट्टी का लेयर है, इसको बोला जाता है लिथोस्फीयर। जमीन का सबसे ऊपर वाला लेयर, उसको क्या बोला जाता है, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब जमीन। एक होता है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी। एक होता है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब हवा। एक होता है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मतलब जमीन। ठीक है, क्लास 6 में भी हम ये पढ़ चुके हैं। तो जमीन का ये जो सबसे ऊपर का लेयर है, उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। तो जमीन का सबसे ऊपर के लेयर में आपको क्या मिलेगा, बारीक पतली सी मिट्टी मिल जाएगी, सबसे ऊपर मिट्टी मिल जाएगी। मिट्टी को खोद के हटा दोगे तो बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, रॉक्स मिलेंगे। इन रॉक्स में हमको मिनरल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, मिनरल्स। ओके, लिथोस्फीयर इज द हार्ड आउटर लेयर ऑफ अर्थ मेड ऑफ लैंड एंड रॉक्स। जमीन का सबसे ऊपर का लेयर जो मिट्टी और पत्थर से बना है। ओके, लैंड एंड रॉक, रॉक मतलब पत्थर, तो मिट्टी और पत्थर का सबसे ऊपर का जो जमीन का लेयर है, उसको क्या बोलेंगे बेटा, लिथोस्फीयर बोलेंगे। पानी के लेयर को क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। और हवा के लेयर को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है, अच्छा। इट इंक्लूड सॉइल एंड रॉक, इसमें क्या क्या आता है, मिट्टी और पत्थर आते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर मिट्टी होगी, मिट्टी को हटा देंगे तो रॉक मिलेंगे हमको। ओके, इट इज नॉन यूनिफॉर्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक, अलग अलग कलर के रॉक्स मिलते हैं। पहले बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, फिर उसको खोदते जाओगे काला पत्थर निकलेगा, फिर और नीचे डीप जाओगे तो लाल पत्थर मिलेगा। ये चीजें आपको कब देखने मिलती है, जब हमारे घर में हम बोरवेल खोदते हैं, बोर मारते हैं, तो बोर मारते वक्त पहले मिट्टी निकलती है, मिट्टी के बाद फिर कभी कभी काला पत्थर निकलता है, फिर थोड़ी देर बाद लाल मिट्टी निकलेगी, फिर थोड़ी देर बाद हरे कलर की मिट्टी निकलेगी, क्योंकि अलग अलग लेयर होते हैं जमीन के, जैसे जैसे आप नीचे नीचे जाते जाओगे। ओके, उसके बाद फाउंड इन लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर में क्या क्या मिलता है भाई, मिनरल्स मिलता है। मिनरल्स क्या होते हैं, उस पत्थर में, उन रॉक्स में कुछ इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल्स होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, मिनरल्स बोला जाता है। और किसको बोलेंगे बेटा, याद रखो, अब ये चीज अच्छे से समझो, मिनरल्स और याद रखो, मिनरल्स और मतलब ऐसे मिनरल्स जिसमें ज्यादा मेटल है। जैसे कि मान के चलो मेरे पास ना दो मिनरल्स है, मिनरल 1 और मिनरल 2। तो मिनरल 1 में क्या है बेटा, मिनरल 1 में 60% मेटल है और 40% इम्प्यूरिटी है, 40% इम्प्यूरिटी है। ठीक है, इम्प्यूरिटी को गैंग्यू पार्टिकल्स भी बोलेंगे, इम्प्यूरिटी को गैंग्यू पार्टिकल्स भी कहते हैं, मट्टी है। ओके, और मिनरल्स 2 में बेटा 2% मेटल है और 98% इम्प्यूरिटी है। समझो, आपको दिखाई दे रहा है, येलो कलर में लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देख लेना, अगली बार ये पेन यूज नहीं करेंगे, हम डार्क पेन यूज करेंगे। ओके, दो मिनरल है मेरे पास। अब इसको भी मिनरल बोलेंगे, इसको भी मिनरल बोलेंगे, क्यों, क्योंकि जो इम्प्योर फॉर्म होता है जिसमें मेटल होता है उसको मिनरल कहते हैं। तो भाई ये भी मिनरल है, ये भी मिनरल है, लेकिन ये अच्छा मिनरल है, क्यों, क्योंकि इसमें 60% मेटल है। तो अगर मुझे मेटल ऑब्टेन करना होगा तो मैं M1 यूज करूंगा कि M2 यूज करूंगा, M1 यूज करेंगे, क्योंकि M2 में तो पूरी मिट्टी है ना, 98% तो मिट्टी है, सिर्फ 2% मेटल है। तो अगर मुझे एक इंडस्ट्री लगानी है तो मैं इस मिनरल का यूज नहीं करूंगा, मैं इस मिनरल का यूज करूंगा, क्योंकि इसमें से मैं प्रॉफिटेबली मेटल निकाल सकता हूं। तो ऐसे मिनरल को बोला जाएगा ओर। क्या बोला जाएगा इसको, और ऐसा मिनरल जिसमें ज्यादा प्रोपोर्शन होता है मेटल का, और जिस मिनरल से मैं अगर मेटल ऑब्टेन करूंगा तो फायदे में रहूंगा, क्योंकि उसमें मेटल का प्रोपोर्शन ज्यादा है। तो ऐसा मिनरल जिसमें मेटल का प्रोपोर्शन ज्यादा है उसको बोलेंगे और। तो बेटा याद रखो, सभी मिनरल्स और नहीं होते, लेकिन सभी और मिनरल होते हैं। ऐसा मिनरल जिसमें ज्यादा परसेंटेज ऑफ मेटल होता है उसको और बोला जाता है। तो सभी मिनरल्स और नहीं होते, क्योंकि ये भी मिनरल है, क्योंकि इसमें मेटल है, लेकिन क्या हम इसमें से मेटल को प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं, नहीं, क्योंकि सिर्फ 2% मेटल है, 98% तो इम्प्यूरिटी है। तो ये और नहीं है। तो सारे मिनरल्स और नहीं होते, लेकिन सारे ओर्स मिनरल होते हैं। समझ में आ रहा है, तो ये क्या है, और, क्योंकि इसमें मेटल है तो इसको मिनरल भी बोलेंगे। ये क्या है, मिनरल, लेकिन ये और नहीं है, क्योंकि इसमें मेटल का प्रोपोर्शन कम है। तो ऐसा मिनरल जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ मेटल होता है उसको बोलते हैं और।
ठीक है। और ओर का यूज करके हम मेटल को प्रॉफिटेबली सेपरेट कर सकते हैं। तो जब जमीन खोदेंगे तो हमको क्या मिलेंगे? मिनरल्स मिलेंगे। तो हम मिनरल के तलाश में रहेंगे कि ओर के तलाश में? सर एक ही बात है। नहीं, एक ही बात नहीं है। और वो स्पेशल टाइप का मिनरल है जिसमें ज्यादा परसेंटेज ऑफ मेटल है। तो मैं किसके तलाश में रहूंगा? मिनरल के ओर के? ओर के तलाश में रहूंगा, क्योंकि ओर मिलेगा तो उसमें मेटल का परसेंटेज ज्यादा रहेगा। तो उसकी अगर मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा, क्योंकि उसको मैं प्यूरिफिकेशन करूंगा तो उसमें से ज्यादा मेटल मिलेगा। तो जिस मिनरल से मेटल प्रॉफिटेबली ऑब्टेन कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। ओके। उसके बाद रॉक्स होता है लिथोस्फीयर में, पत्थर होते हैं बड़े बड़े। उसके बाद मिनरल ऑयल होता है, पेट्रोलियम। मिनरल ऑयल कैसे बनता है ये सब आगे मैं समझाऊंगा आपको। पानी भी होता है। तो ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती है बेटा? लिथोस्फीयर में पाई जाती है, जमीन के लेयर में पाई जाती है। अब मिनरल किसको बोलेंगे? मिनरल उसको बोलेंगे नेचुरल सब्सटेंस फाउंड इन रॉक्स। जो पत्थर होते हैं, पत्थर में कुछ नेचुरल सब्सटेंस पाए जाते हैं, जैसे मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, कोयला हो गया, सोना गोल्ड हो गया, चांदी हो गया, सिल्वर हो गया, मिनरल ऑयल हो गया, फोसिल फ्यूल्स हो गया। ये सारे कंसेप्ट, एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से आपके दिमाग में मैं आज बिठाने वाला हूँ, अच्छे से समझो। तो ये गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब इम्प्योर फॉर्म में ऑब्टेन होते हैं जमीन में। तो ये इनका जो इम्प्योर फॉर्म होता है उसको कहा जाता है मिनरल। ओके। और किसको कहा जाता है? और मतलब ऐसा मिनरल जिससे मेटल हम बड़े आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। अब हम मेटल को आसानी से कब सेपरेट कर पाएंगे? जब उस मिनरल में ज्यादा मेटल होगा और कम इंप्यूरिटी होगी। जैसे कि ये M1 60% मेटल था, तो इससे मेटल आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि इंप्यूरिटी कम है। लेकिन देखो ये जो मिनरल है इसमें सिर्फ 2% मेटल है, तो इससे हम मेटल आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी उसमें क्या है? इंप्यूरिटी है। 98% क्या है? उसमें इंप्यूरिटी है। ठीक है। तो ऐसा मिनरल जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ मेटल है उसको क्या बोला जाएगा? ओर। नॉट ऑल द मिनरल्स आर ओर। सभी मिनरल्स और नहीं होते, क्योंकि सभी मिनरल्स में हाई परसेंटेज ऑफ मेटल नहीं होता। लेकिन सारे और क्या होते हैं? मिनरल होते। क्यों? क्योंकि सारे और में मेटल है, और मेटल वो भी हाई परसेंटेज में है, तो वो मिनरल है और भी है। लेकिन सारे और मिनरल है, लेकिन सारे मिनरल और नहीं है। ठीक है। अच्छा, ध्यान से चलते हैं। ये ऐसा हो गया कि सारे बच्चे स्टूडेंट है, लेकिन सारे स्टूडेंट टैलेंटेड नहीं हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ाई करते, कुछ ज्यादा करते कुछ कम करते। तो ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे भी मेरे स्टूडेंट हैं, कम पढ़ने वाले बच्चे भी मेरे स्टूडेंट हैं। लेकिन सभी स्टूडेंट ब्रिलियंट नहीं है। ब्रिलियंट स्टूडेंट बहुत कम है जो ज्यादा पढ़ते हैं। तो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आर और ब्रिलियंट, नॉन ब्रिलियंट सभी स्टूडेंट्स आर मिनरल। तो सभी मिनरल्स है, लेकिन कुछ स्पेशल क्या है? ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो सभी मिनरल्स है, लेकिन कुछ स्पेशल क्या है? और है, जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ मेटल है। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। ये पीछे वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो आपने लिया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसका ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां चलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन मतलब प्यूरिफिकेशन या सेपरेशन ऑफ मेटल। एक बात बताओ, मेटल कहाँ होते हैं? सर मेटल जमीन के अंदर इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, रॉक के अंदर। तो जो कंबाइन फॉर्म में होते हैं उनको क्या बोला जाता है? मिनरल बोला जाता है। तो आप प्यूरिफिकेशन किसका करोगे? मिनरल का करेंगे कि और का करेंगे? सर ऐसे मिनरल का करेंगे जिसमें मेटल का प्रोपोर्शन ज्यादा है। तो जिसमें मेटल का प्रोपोर्शन ज्यादा है ऐसे मिनरल को बोला जाता है ओर। तो मैं एक ओर लूंगा, उसको सेपरेट करने की कोशिश करूंगा, उससे इंप्यूरिटी पार्टिकल हटा दूंगा। तो उस ओर में मेटल भी है, इंप्यूरिटी भी है। तो उसको मैं सेपरेट करूंगा तो उसकी इंप्यूरिटी हटा दूंगा। तो उसके अंदर जो इंप्यूरिटी है बेटा, उसको बोला जाता है गैंग्यू। क्या बोला जाता है? गैंग्यू। ओके। गंगू नहीं, गैंग्यू बोला जाता है उसको। ठीक है। तो मेटल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम ओर। मेटल किससे मिलते हैं? ओर से मिलते हैं। और ओर किसको कहते हैं? ऐसे मिनरल को जिसमें मेटल का परसेंटेज ज्यादा होता है। तो उसका क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन किया जाता है, उसको अलग अलग प्रोसेस करके। और ये सारे प्रोसेस आप 11th 12th में पढ़ने वाले हो। ठीक है। अच्छा, गैंगू किसको बोलेंगे? अनवांटेड मटेरियल। अब अनवांटेड मटेरियल मतलब होता क्या है? उसमें सैंड होती है, सॉइल होती है और के अंदर, उसको क्या बोला जाएगा? गैंग्यू बोला जाएगा। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, और इज इक्वल टू मेटल प्लस गैंग्यू।
ठीक है, ओर इज इक्वल टू मेटल प्लस गैंग्यू। तो प्यूरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ओर के अंदर के गैंग्यू को हटा देते हैं। तो गैंग्यू को अगर हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, मेटल बच जाएगा। ठीक है, लेकिन मिनरल में क्या होता है, मेटल बहुत कम होता है, गैंग्यू बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट हो जाएगा और मेटल ज्यादा हमको ऑब्टेन नहीं होगा। तो याद रखो, सारे और मिनरल है क्योंकि सारे और में मेटल है, लेकिन सारे मिनरल और नहीं है। सारे और मिनरल है लेकिन सारे मिनरल और नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल, मिनरल के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, अच्छे से समझो, अच्छे से समझो क्या क्या प्रॉपर्टीज है। देखो, मिनरल का एक स्पेसिफिक कलर होता है, मिनरल है स्पेसिफिक कलर। जैसे कोयला ले लोगे आप, काले कलर का होता है। आयरन का मिनरल ले लोगे, रेडिश कलर का होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इनमें एक चमक भी होती है, लस्टर। सारे जो मिनरल होते हैं वो चमकीले होते हैं, उनमें एक चमक होती है, शाइन होती है। सारे मिनरल्स हार्ड होते हैं, बिकॉज ऑफ रॉक में ऑप्टेन होते हैं, पत्थरों में ऑप्टेन होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, आसानी से टूटेंगे नहीं। उसका उसके बाद उसका एक स्पेसिफिक शेप होता है, सारे मिनरल्स का अपना एक स्पेसिफिक शेप होता है। अब सारे मिनरल्स में दो प्रॉपर्टीज हो सकती है, एक तो क्लीवेज, दूसरा फ्रैक्चर। अब क्लीवेज और फ्रैक्चर क्या होता है, ध्यान से सुनो। क्लीवेज का मतलब अगर मैं किसी चीज को तोड़ूंगा तो वो एक समान टूटेगा, उसके पीसेस एक समान होंगे। जब उसको तोड़ेंगे तो समतल टूटेगा, मतलब सारे जो उसके पीसेस होंगे एक जैसे लेयर के फॉर्म में मिलेंगे। जैसे माइका एक मिनरल है, इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो उसके सबके पतले पतले प्लेट्स बनेंगे, शीट्स बनेंगे। तो इसको बोलते हैं क्लीवेज। लेकिन कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनको तोड़ने पर उनका क्लीवेज नहीं होता, फ्रैक्चर हो जाता है। मतलब टूटने पर सारे पार्ट्स अगर एक जैसे नहीं होते तो उनको फ्रैक्चर बोला जाएगा। जैसे अगर मैं कांच को तोड़ दूं तो क्या सब टुकड़े एक जैसे होंगे, नहीं, कोई टुकड़ा बड़ा होगा, कोई टुकड़ा छोटा होगा, कोई बहुत बारीक हो जाएगा। तो ऐसे टूटने को क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर किसको कहा जाता है, अनियमित टूटने को फ्रैक्चर बोला जाता है। जैसे क्वार्ट्ज एक मिनरल होता है, इसको तोड़ने पर जो टुकड़े मिलते हैं वो एक जैसे नहीं होते। तो क्लीवेज और फ्रैक्चर में थोड़ा सा फर्क होता है। क्लीवेज मतलब किसी चीज को अगर आप तोड़ेंगे तो सब टुकड़े एक समान होंगे, एक जैसे होंगे। और अगर आप उसको तोड़ने पर सारे टुकड़े एक जैसे नहीं होंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, फ्रैक्चर। तो कुछ मिनरल क्लीवेज दिखाते हैं, कुछ मिनरल फ्रैक्चर दिखाते हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, स्ट्रिक। स्ट्रिक किसको कहेंगे, मान लो मुझे एक मिनरल मिला, जमीन में एक मिनरल मिला। मिनरल मतलब उसमें मेटल होगा, वो मिनरल हार्ड होगा, उसका क्लीवेज हो सकता है या फ्रैक्चर हो सकता है, उसका डेफिनेट शेप है और फ्रैक्चर है। अब मैंने क्या किया, एक रफ सरफेस ले लिया और ये मिनरल है। अब मिनरल से मैं ऐसे उसको रब कर रहा हूं या खींच रहा हूं। जैसे मान लो इस दीवार पे मैं मिनरल को घिस रहा हूं, तो मिनरल से दीवार पे रेश लाइन बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। अब कभी कभी क्या होता है, बाहर से कोई मिनरल अलग कलर का लगता है लेकिन अंदर से वो कुछ अलग कलर का होता है। तो ये कैसे पहचानेंगे, जैसे ही जमीन में मिनरल मिला, मैं लाके एक सरफेस पे उसको घिसूंगा, ऐसे घिसूंगा तो लाइंस बन जाएंगी। जैसे हम खड़ू से दीवार पे लिखेंगे तो उसकी लाइन बन जाएगी। तो वैसे ही मिनरल से अगर मैं किसी सरफेस पे घिसूंगा तो उसकी लाइन बन जाएगी, ये ऐसे। जब मिनरल को मैं किसी सरफेस पे घिसूंगा तो उसकी लाइन बन जाती है ऐसे, और उसके अंदर का कलर एक्सपोज हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है स्ट्रिक। क्या बोला जाता है, स्ट्रिक। स्ट्रिक मतलब उसके रेखा का रंग, रेखा मतलब लाइन। अगर मैं मिनरल से किसी सरफेस पे कोई लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो लाइन बनती है। कभी कभी क्या होता है, कोई मिनरल बाहर से अलग कलर का दिखाई देता है लेकिन हम उसकी लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन अलग कलर की बनती है। तो जिस कलर की वो लाइन बनेगी उसी कलर का वो मिनरल होगा। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, क्या लिखा है देखो, मिनरल का ऊपर से रंग अलग हो सकता है, मिनरल ऊपर से अलग रंग का दिखाई दे सकता है, लेकिन स्ट्रिक हमेशा असली रंग की पहचान है। स्ट्रिक मतलब उस मिनरल से अगर हम सरफेस पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन बनेगी, तो जिस कलर की वो लाइन बनेगी उसी कलर का वो मिनरल होगा। जैसे कि इन्होंने एक उदाहरण भी दिया है, हेमेटाइट। हेमेटाइट एक आयरन का ओर होता है। हेमेटाइट बाहर से काला भूरा कलर से का दिखाई देता है, बाहर से वो काले कलर का दिखाई देता है, लेकिन अगर हम उसकी स्ट्रिक ड्रॉ करेंगे, उसको किसी सरफेस पे घिसेंगे तो उसकी लाइन बनेगी। वो लाइन किस कलर की बन जाती है, लाल कलर की बन जाती है। तो हेमेटाइट का एक्चुअल कलर क्या है, काला भूरा है कि लाल है, तो लाल है। सिंपल है, आपको चीजें समझ में आ रही है भाई। हेमेटाइट एक आयरन का ओर है, इस ओर में आयरन होता है, बाहर से वो काले भूरे कलर का दिखाई देता है,
लेकिन अंदर से वो लाल कलर का होता है। तो कैसे पता चला? जब मैंने हेमाटाइट को पकड़ के उसकी स्ट्रिक ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ की, तो वो लाल कलर की आई। इसका मतलब वो अंदर से कौन से कलर का है? लाल कलर का है। तो जो स्ट्रिक का कलर होगा वही उस मिनरल का कलर होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। चलो, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? यूज योर ब्रेन पावर। आपके खोपड़ीवा में जो प्रोटीन है उसको यूज करो और नीचे दिए गए सवालों का जवाब दो। क्या बोल रहा है? वाई ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ये ऐसे हो गया कि सभी स्टूडेंट्स टॉपर क्यों नहीं हैं? क्यों नहीं है बताओ आप? क्योंकि बहुत थोड़े स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते तो वो टॉपर है, और बाकी के स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते तो वो टॉपर नहीं है। सेम ऐसा ही है, सभी बच्चे स्टूडेंट हैं लेकिन सारे स्टूडेंट टॉपर नहीं हैं। तो सभी चीजें जिसमें नेचुरल रिसोर्सेस या फिर जिसमें मेटल होता है उसको बोलेंगे मिनरल्स, लेकिन सारे मिनरल्स और नहीं है। और किसको कहा जाएगा? जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ मेटल है उसको क्या बोला जाएगा? और। लेकिन सब में हाई परसेंटेज नहीं है, तो सभी मिनरल्स और नहीं है, लेकिन सभी ओर्स क्या है? मिनरल है। All minerals are not ore because only those mineral from which metal can be extracted easily and economically are called as ore. जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ मेटल होता है उसको ही ओर बोलेंगे। उसमें से ही हम प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सभी मिनरल्स क्या है? सभी मिनरल्स और नहीं है, लेकिन सभी और क्या है? मिनरल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन बाय मेटेलिक मिनरल एंड नॉन मेटेलिक मिनरल? याद रखो, जिन मिनरल में मेटल है, जैसे कि आयरन हो गया, आयरन एक मेटेलिक मिनरल है, कॉपर एक मेटेलिक मिनरल है, और गोल्ड भी क्या है? मेटेलिक मिनरल है। ओके, तो मिनरल्स दैट कंटेन मेटल, ऐसे मिनरल जिसमें मेटल होते हैं, कैन बी यूज टू ऑप्टेन मेटल्स, ऐसे मिनरल जिससे हम मेटल ऑप्टेन कर सकते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, इनको क्या बोलेंगे? मेटेलिक मिनरल बोलेंगे। लेकिन कुछ और ऐसे होते हैं जिसमें मेटल नहीं होते। मेटल नहीं होते तो क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। तो इनको क्या बोला जाएगा? नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल से आयरन, कॉपर, गोल्ड ये मेटल ऑप्टेन किया जा सकता है। और नॉन मेटेलिक मिनरल से जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, लाइमस्टोन हो गया। लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये भी जमीन में ही मिलता है, रॉक में मिलता है। जमीन खोदोगे तो उसमें चूना मिलेगा, लाइमस्टोन मिलेगा। तो ये सब क्या है? नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। मिनरल्स दैट डू नॉट कंटेन मेटल, ऐसे मिनरल जिसमें मेटल नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो उनको बोला जाएगा नॉन मेटेलिक मिनरल। एग्जाम्पल, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, लाइमस्टोन हो गया। तो ये सब क्या है? नॉन मेटेलिक मिनरल है। ऐसे मिनरल जिसमें मेटल मिल जाएंगे उसको मेटेलिक मिनरल बोलेंगे। ऐसे मिनरल जिसमें मेटल नहीं मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? नॉन मेटेलिक मिनरल। ओके बेटा, सिंपल है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं, यहां चलते हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। क्या बोल रहा है? हाउ मिनरल्स आर फॉर्म। ध्यान से सुनो, क्या होता है? ये क्या है भाई? सर ये ना वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। वोल्केनिक इरप्शन मतलब जमीन के अंदर, अब देखो, अर्थ क्रस्ट कैसे होता है? ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अर्थ अगर आप देखोगे तो अर्थ अंदर से बहुत ज्यादा गर्म है। ध्यान समझना बेटा, ये अर्थ है, मान लो, सपोज दिस इज अर्थ। तो अर्थ के ऊपर ना सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर तक, अब मैं एक रफली बता रहा हूँ, मोटा मोटा, तो ये जो इतना लेयर है अर्थ का, ये ऊपर का लेयर ही अर्थ का क्या है? ठंडा है। और इतने ही लेयर को हम क्या बोलेंगे? लिथोस्फियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिथोस्फियर। इसमें सबसे बाहर बारीक बारीक मिट्टी होगी, जैसे जैसे अंदर जाओगे बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, इसको हम बोलेंगे रॉक। लेकिन अंदर ना बेटा उबलता हुआ लावा है, लावा है, उबलता हुआ मेटल्स है, बहुत ज्यादा हीटेड है। अर्थ क्रस्ट अंदर से बहुत ज्यादा गर्म है, इसके अंदर बहुत ज्यादा मिनरल्स है जो बहुत ही हीटेड है। तो इसके अंदर क्या है? बहुत ज्यादा लावा, जिसको बोलेंगे लावा। ओके, तो कभी कभी क्या होता है? वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है और वहां से क्या निकलता है? लावा बाहर निकलता है, टूट के लावा बाहर निकलता है। तो लावा बाहर निकल के जमीन पे फैल जाएगा, और फैल के बाद में वो लावा क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो लावा जब ठंडा हो जाता है तो उससे हमको अलग 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 मिनरल्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये क्या हो रहा है? देखो, ये वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो हॉट उबलता हुआ लावा है उसको क्या बोलेंगे? मैग्मा। क्या बोलेंगे? मैग्मा।
सबसे ऊपर मिट्टी होगी, मिट्टी के ऊपर, मिट्टी के नीचे रॉक्स होंगे। इतने लेयर को बोला जाएगा, इतना जो लेयर है इसको बोला जाएगा लिथोस्फीयर। उसके अंदर का जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें उबलते हुए मेटल्स है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो उसके अंदर उबलता हुआ जो मटेरियल होता है उसको बोला जाता है मैग्मा। तो कभी कभी किसी किसी जगह में क्या होता है, ये लावा जमीन टूट के बाहर से निकलने लगता है। जब लावा बाहर निकलता है तो उसको होल्केनिक इरप्शन बोलते हैं। जमीन फूट के उसके अंदर से ये मैग्मा बाहर आ जाएगा, और ये जब मैग्मा बाहर आता है तो बहुत सारा इसमें से मिट्टी धुआं निकलता है, अलग अलग गैसेस निकलते हैं, और ये जिसमें से निकल रहा है इसको होल्केनिक कौन बोलेंगे। तो ये मैग्मा बाहर जब आके जमीन के सरफेस पे फैल जाएगा तो थोड़ी देर के बाद, 2 5 10 दिन के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमको अलग अलग मिनरल्स मिल जाएंगे। जैसे कि समझो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है, मिनरल्स आर फॉर्म फ्रॉम मैग्मा। मैग्मा मतलब जमीन के क्रस्ट में, अर्थ के क्रस्ट में जो उबलता हुआ लावा है उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। इन द अर्थ क्रस्ट एंड लावा फ्रॉम द इरप्शन ऑफ होल्केनोज। ये जो होल्केनिक इरप्शन होता है उसमें से मैग्मा निकलता है। व्हेन दे कूल एंड गेट ट्रांसफॉर्म इनटू क्रिस्टल। अब जब ये ठंडे हो जाते हैं तो एक सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या होता है, मैग्नेटाइट मतलब नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट, अब हमारा जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट मतलब जो मेटल को अट्रैक्ट करता है, नेचुरल मैग्नेट। ये जो मैग्मा जब जमीन के अंदर से वोल्केनिक इरप्शन के बाद निकल के बाहर आके सरफेस पे जमा हो जाएगा। बाहर तो ठंडा एटमॉस्फेयर है, तो ये मैग्मा ठंडा हो जाने के बाद क्या मिलेगा, उसका मैग्नेटाइट बनेगा, उसका क्या बनेगा, माइका बनेगा। ये माइका, ये मैग्नेटाइट, ये सब क्या है, ये सब मिनरल्स है। ठीक है, अच्छा इनके फॉर्मूले क्या है, अच्छा और क्या होता है देखो। मिनरल्स आर फॉर्म व्हेन द सॉलिड क्रिस्टल रिमेन बिहाइंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। देखो भाई, सिंपल सी चीज है, अगर समंदर का पानी इवेपोरेट होता जाएगा, इवेपोरेट होता जाएगा, तो उसके समंदर के पानी के अंदर जो मिनरल्स है वो जमीन पे आखिरी में जमा हो जाएंगे। जो सैंड के फॉर्म में होगा, सैंड के अंदर जो अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं या जो अलग अलग तरह के जो सब्सटेंस होते हैं वो सैंड के अंदर रह जाएंगे। तो अगर समंदर का इवेपोरेशन हो गया, पानी इवेपोरेट हो गया, समंदर सूख गया, तो जो जमीन के नीचे बच जाएगा रिमेन, वो भी क्या है, वो भी मिनरल है। जैसे हैलाइट, हैलाइट मतलब सिंपली नमक होता है। भाई समंदर के पानी का इवेपोरेशन हो गया तो क्या बच जाता है, सॉल्ट बच जाता है, उसी को क्या बोलेंगे, हैलाइट बोलेंगे। या उसी में क्या मिलता है, जिप्सम भी मिलता है। तो ये जिप्सम और ये हैलाइट कहाँ मिलते हैं, जब समंदर के पानी का बहुत दिनों तक इवेपोरेशन चलता जाएगा, चलता जाएगा, तो सारा समंदर का पानी इवेपोरेट हो जाएगा। उसके बॉटम में जो चीजें बच जाएंगी वो या तो हैलाइट होगा या तो जिप्सम होगा। ये दोनों क्या है, ये भी मिनरल्स हैं, ये भी क्या है, मिनरल्स हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पे इनके फॉर्मूले अरेंज कर दिए है, ये आपको रटना जरूरी है। अब ये वो चीजें हैं जो सीबीएसई के बच्चों से आपको आगे रखेंगी। जैसे हैलाइट मतलब सिंपल नमक होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। जिप्सम का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट का हाइड्रेटेड फॉर्म, कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, SO4 मतलब सल्फेट, SO3 मतलब सल्फाइड। तो SO4 है तो जिप्सम का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। पानी की एफिनिटी होती है। अब उसका ज्यादा लोड मतलब, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले रटने, इसको लिख लिख के रटने हैं। तो हैलाइट मतलब हमारा नमक, उसके बाद जिप्सम मतलब CaSO4.2H2O। उसके बाद मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट मतलब ये, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4। मेरे भाई तेरे को ये रटना है, लिख लिख के रटना है। अब तू बोलेगा क्या सर ये एग्जाम में सीधे सीधे आएगा, तो मैं बोलूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर तू इसको रटता रहेगा तो तेरे दिमाग को आदत पड़ जाएगी डेटा याद रखने की। और बेटा ये जमाना डेटा का है, जितना ज्यादा डेटा तेरे दिमाग में रहेगा उतना तू कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे रहेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद माइका, माइका का इतना बड़ा फॉर्मूला है, के मतलब पोटेशियम, Al मतलब एल्यूमिनियम, KAl2 एल्यूमिनियम सिलिकॉन, Si मतलब सिलिकॉन, AlSi3O10 ऑक्सीजन 10, और इसको कैसे पढ़ेंगे, OH टेकन ट्वाइस। तो ये बेटा माइका का फॉर्मूला है। माइका क्या है, एक मिनरल है। तो अब तू बोलेगा सर ये रट के याद करो, बिल्कुल बेटा, इसको 100 बार लिख 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 के याद कर। क्या एग्जाम में आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर तेरे को इतने बड़े बड़े फॉर्मूले याद करने की, रटने की आदत पड़ गई तो ये आदत तेरे को 11th 12th में नीट जेई प्रिपरेशन में बहुत काम आएगी। अदर बच्चों से तू ऑटोमेटिक आगे रहेगा। समझ में आ रहा है, देख ध्यान से समझ, इसको कैसे पढ़ना है, KAl2 AlSi3O10 OH टेकन ट्वाइस। ठीक है, इसको अच्छे से समझना और ये सारे फॉर्मूले अच्छे से रट लेना।
वोल्केनिक इरेप्शन होता है, जमीन के अंदर का जो लावा है जिसको हम मैग्मा बोलेंगे, वो जमीन फूट के बाहर आ जाएगा। बाहर आके जब जमीन पे वो फैल जाएगा तो थोड़ी देर में वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद उससे हमको मिनरल मिलेंगे। वो मैग्नेटाइट हो सकता है, मतलब नेचुरल मैग्नेट, या फिर वो माइका हो सकता है। इन सभी के फॉर्मूले मैंने आपको दे दिए। जब समंदर के पानी का इवेपोरेशन होता है तो सारा पानी इवेपोरेट होके बाहर चला जाएगा। उसके अंदर के मिनरल्स जो है बॉटम में जमीन पे सेटल हो जाएंगे। तो वो हैलाइट हो सकता है, सिंपल नमक हो सकता है, या फिर वो जिप्सम हो सकता है। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला भी मैंने आपको दे दिया, हाईलाइट का फॉर्मूला भी मैंने आपको दे दिया, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, ध्यान से समझो। मिनरल्स गेट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म ड्यू टू लार्ज चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। आराम से समझना। देखो बेटा, जमीन के अंदर ना हमको कार्बन मिलता है। अब यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको समझ में आ जाता है। जो ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है वही बड़ा इंसान बनता है, ज्यादा पैसे वाला, ज्यादा बड़े पोजीशन पे जाता है। और जो कम प्रेशर झेलता है वो गरीब रह जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कार्बन। ऐसा कार्बन जो कम प्रेशर झेलता है, कम टेम्परेचर झेलता है, वो काला रह जाता है, उसकी वैल्यू भी कम होती है, उसको ग्राफाइट बोलते हैं। और जो कार्बन ज्यादा प्रेशर झेल सकता है, ज्यादा टेम्परेचर झेल सकता है, वो चमकने लगता है और डायमंड बन जाता है। तो ऐसा कार्बन जिस पे ज्यादा प्रेशर है और ज्यादा टेम्परेचर है, वो कार्बन चमकने लगता है। सोचो, कार्बन चमक रहा है क्योंकि उसने ज्यादा प्रेशर और ज्यादा टेम्परेचर झेला है, तो वो कार्बन डायमंड बन जाएगा। और जो कार्बन कम प्रेशर झेलता है और जो कार्बन कम टेम्परेचर झेलता है, वो काला ही रह जाता है और उसको हम ग्राफाइट बोलते हैं। केमिकली बेटा क्या होता है, जो ग्राफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्स के फॉर्म में होता है। ये एक लेयर, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर। तो जब हम तो ये लेयर के फॉर्म में होता है तो सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट क्यों होता है? क्योंकि जब हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो इसमें लेयर्स है, ये लेयर्स आपस में एक दूसरे पे घिसेंगे, तो ये सॉफ्ट होता है। लेकिन जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है। ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। इस पे अगर हम ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो उसका ऐसा नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये कार्बन का डायमंड स्ट्रक्चर है। तो इस पे अगर ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ये बनेगा। इसका अगर ज्यादा टेम्परेचर हम कम कर देंगे, ज्यादा प्रेशर हम कम कर देंगे, तो ये बन जाएगा। मतलब एक मिनरल दूसरे मिनरल में कन्वर्ट हो सकता है, अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से, अलग अलग प्रेशर के हिसाब से। अब ये जो ग्राफाइट वाला कार्बन है, इसमें से करंट इलेक्ट्रिसिटी भी जा सकती है और ये सॉफ्ट होता है, तो इसीलिए हम इसको पेंसिल में यूज करते हैं। पेंसिल जो होती है ना, पेंसिल की लीड, वो कार्बन ग्राफाइट है। लेकिन ये जो होता है काफी टफ होता है, हार्ड होता है, क्योंकि इस पे प्रेशर भी ज्यादा होता है और टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। तो ये चमकती हुई चीजों में, ज्वेलरी में यूज होता है। समझ में आया? तो जिस कार्बन पे कम प्रेशर और कम टेम्परेचर, वो ग्राफाइट, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होती है, वो सॉफ्ट भी होता है। पेंसिल की जो लीड है वो कार्बन ग्राफाइट है। लेकिन जिस कार्बन पे ज्यादा प्रेशर और ज्यादा टेम्परेचर होता है, वो व्हाइट शाइनी कलर का होता है, चमकने लगता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती, बहुत हार्ड होता है। डायमंड इज अ हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल। डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल होता है। उसका नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है, ऐसा। और ग्राफाइट का लेयर के फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक मिनरल दूसरे मिनरल में कन्वर्ट हो सकता है। तो कार्बन ग्राफाइट डायमंड में कन्वर्ट हो सकता है, कार्बन डायमंड ग्राफाइट में कन्वर्ट हो सकता है। ये दोनों क्या है? मिनरल है। इस पे कार्बन ग्राफाइट पे अगर आप बहुत हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दे दोगे तो बहुत दिनों के बाद वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा। डायमंड का प्रेशर अगर आप हटा दोगे, टेम्परेचर अगर आप कम कर दोगे, तो वो ग्राफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका फर्क समझते हैं, अच्छे से समझो क्या बोल रहा है। ग्राफाइट कैसे बनता है? जब कार्बन पर कम दबाव, लो प्रेशर, कम तापमान, लो टेम्परेचर होता है, तब कार्बन के जो एटम है वो लेयर के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। कार्बन पे प्रेशर और टेम्परेचर जब कम होता है तो कार्बन के एटम्स लेयर में अरेंज हो जाते हैं। ये लेयर एक दूसरे पे आसानी से स्लाइड भी कर सकते हैं। तो इसलिए ग्राफाइट सॉफ्ट होता है, नरम होता है। इसका यूज हम पेंसिल में करते हैं, पेंसिल के लीड में करते हैं।
डायमंड, हीरा कैसे बनता है? हीरा ज्यादा प्रेशर और ज्यादा टेम्परेचर झेल के बनता है। तो जो बच्चा ज्यादा प्रेशर झेल सकता है, ज्यादा डेटा रट सकता है, ज्यादा तापमान, मास्टर का ज्यादा गुस्सा सह सकता है, वही बच्चा हीरा बन के आएगा, वही बच्चा सक्सेसफुल बनेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जब कार्बन पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, अर्थ के गहराई में होता है, जमीन के नीचे होगा, तभी तो उस पे जमीन का वजन ज्यादा होगा, तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। तब कार्बन एटम 3D स्ट्रक्चर में जुड़ जाते हैं, कुछ इस तरह से 3D स्ट्रक्चर में कार्बन के एटम जुड़ जाते हैं, इसलिए डायमंड बहुत हार्ड होता है। डायमंड नेचुरल हार्डेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग नेचुरल सब्सटेंस है डायमंड, सबसे स्ट्रॉन्ग नेचुरल सब्सटेंस है। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन, एक से दूसरे में बदलना, ग्राफाइट का डायमंड बन सकता है, डायमंड का ग्राफाइट बन सकता है, दोनों के बेस में कार्बन ही है, बस एक का प्रेशर ज्यादा है, एक का प्रेशर कम है। तो क्या बोल रहा है, जब टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा होते हैं तो ग्राफाइट से क्या बन सकता है, डायमंड बन सकता है, और अगर कम होंगे तो डायमंड से ग्राफाइट भी बन सकता है, कंडीशंस बदलने पर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। याद रखो, ये जो ग्राफाइट है ये गुड कंडक्टर है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, लेकिन ये जो डायमंड है ये बैड कंडक्टर है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकती। ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है। सिंपल, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है लेयर के फॉर्म में, इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये लेयर आपस में एक दूसरे पे स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के बेस में कार्बन है, लेकिन कंडीशन के हिसाब से एक से दूसरा बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो ध्यान से समझो। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इनऑर्गेनिक मिनरल, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि गोगलगाय हो गई या शेल हो गया, ये इसके अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक छोटे से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने अंदर से एक स्टिकी सब्सटेंस इमिट करते हैं। उस स्टिकी सब्सटेंस में कैल्शियम होता है, वो स्टिकी सब्सटेंस इमिट करने के बाद थोड़ी देर में वो स्टिकी सब्सटेंस सूख जाता है और उसका शेल में कन्वर्जन हो जाता है। ये जो शेल होता है काफी हार्ड होता है, और इस शेल के वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको प्रोटेक्शन मिलता है कोई और चीज से, और जो समंदर के किनारे हाई टेम्परेचर होता है या और प्रेडिएटर होते हैं जो इनको खाने के लिए आते हैं, तो ये जो शेल बन जाती है ये इनको प्रोटेक्ट करती हैं। ये जो आपको समंदर के किनारे ऐसी चीजें दिखाई देती है, इनको कॉन्चेस बोलते हैं, कॉन्चेस बोलते हैं। ये कॉन्चेस के अंदर भी एक छोटे से लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये कॉन्चेस कैसे बने, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में से कैल्शियम जैसा एक मटेरियल सीक्रेट करता है जो थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद हार्ड कवरिंग में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह की हार्ड कवरिंग, इस तरह की हार्ड कवरिंग, इस तरह की हार्ड कवरिंग में वो कन्वर्ट हो जाता है, और वो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर मजे से रहता है। तो इस हार्ड कवरिंग से उसको क्या मिल जाएगा, प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर से एक इनऑर्गेनिक मिनरल सीक्रेट करते हैं जिसके अंदर कैल्शियम होता है। कॉन्चेस हो गया, शेल, शेल मतलब गोगल गाय हो गई, फॉर्म फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, इससे क्या होता है, इनके बॉडी का प्रोटेक्शन होता है। इसका भी डेटा है अपने पास, अच्छे से समझते हैं क्या बोल रहा है। शेल का मतलब होता है कठोर बाहरी आवरण, आवरण, हार्ड आउटर कवरिंग। ये जो अब ये कहां से आया, इसके अंदर एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है जिसने कुछ सिक्रीट किया, सिक्रीशन, जिसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम। जैसे हमारे दांत किससे बने होते हैं, कैल्शियम से बने होते हैं, तो ऐसे ही वो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने बॉडी के अंदर से कैल्शियम की तरह एक स्टिकी चिकट सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जो सूखने के बाद ऐसा शेप ले लेता है और जिसका हार्ड कवर बन जाता है, जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, अच्छा, कुछ जीव अपने शरीर से सुरक्षा के लिए बनाते हैं। अच्छा, यह कैसे बनता है, ध्यान से सुनो। कुछ जीव जैसे घोंगा हो गया, सिप्पी हो गई, शंख हो गई, गोगलगाय हो गई, अपने शरीर से कैल्शियम कार्बोनेट जैसे पदार्थ निकालते हैं। तो कौन सी चीजें सीक्रेट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करेंगे। ये पदार्थ धीरे धीरे जमा होकर कठोर शेल बना देते हैं। जैसे ही ये सिक्रीशन निकलता जाएगा उसका कठोर, एकदम हार्ड, एकदम टफ शेल में कन्वर्जन हो जाएगा। शेल का काम क्या होता है, शरीर को बाहरी चोट से बचाना। उनका जो शरीर होता है वो काफी स्मूथ होता है, तो उसको बाहरी चोट से बचाना, दुश्मनों, प्रेडिएटर से सुरक्षा देना, जो बड़ी मछलियां जब इनको खाने आएंगी तो उससे प्रोटेक्शन करना, समुद्र या बाहर के वातावरण से प्रोटेक्ट करना, बाहर के वातावरण से उस ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करना। एग्जाम्पल, कॉन्च, शंख हो गया, ये कॉन्च हो गए। उसके बाद स्नेल, स्नेल मतलब गोगल गाय, गोगल गाय के बाहर ये
कवरिंग होती है। ओइस्टर मतलब सिप्पी जिसमें मोती पाए जाते हैं। तो ये सब किससे बनता है? उस सिक्रीशन से बनता है जो ऑर्गेनिज्म सिक्रीट करता है। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो शेल्स हैं इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं। ये जो शेल्स हैं, ये जो बॉडी बनी इसकी, ये जो कवरिंग बनी, ये जो कवरिंग बनी, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक मिनरल्स है। ये कौन सिक्रीट करता है? वो ऑर्गेनिज्म सिक्रीट करते हैं। क्यों सिक्रीट करते हैं? उनके अंदर नेचुरली एक प्रोसेस होती है जिसकी वजह से वो एक स्टिकी सिक्रीशन करते हैं। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। ये सिक्रीशन करते रहेंगे, थोड़ी देर में सिक्रीशन इतना बढ़ जाएगा कि वो ठंडा होकर ऐसा प्रोटेक्टिव कवर बना लेगा। ओके, ये अकार्बनिक मतलब इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मतलब बिना कार्बन वाला, और ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन होता है। तो ये कवरिंग में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये अकार्बनिक खनिज है, इनऑर्गेनिक मिनरल है। ओके, इसलिए ये भी मिनरल फॉर्मेशन का एक तरीका माना जाता है। तो ये भी एक मिनरल फॉर्मेशन का तरीका है। मैक्सिमम मिनरल कहाँ मिलते हैं? जमीन के अंदर, लेकिन ये भी एक मिनरल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने प्रोटेक्शन के लिए सिक्रीट करते हैं और अपने अराउंड में एक प्रोटेक्टिव कवर बना लेते हैं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हिंदी में बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, बाद में ढंग से इसको पढ़ लेना। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है? अच्छा, अब यहाँ पे मैंने डायमंड के अलग अलग फॉर्म लिखे हैं, ध्यान से सुनो। डायमंड, डायमंड में क्या होता है? कार्बन होता है। ये पारदर्शी होता है, इसमें चमक होती है। ये सबसे कठोर रत्न होता है, बहुत हार्ड होता है, हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल, और पारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब डायमंड में हम आर पार देख सकते हैं। रूबी भी एक डायमंड है। ये किससे बना होता है? कोरलिन से बना होता है। तो कोरलिन क्या है? मिनरल है। कोरलिन क्या है? मिनरल है। जैसे कार्बन एक मिनरल है, वैसे कोरलिन भी क्या है? एक मिनरल है। ये लाल रंग का डायमंड होता है। रूबी मतलब लाल रंग का डायमंड, कीमती लाल रंग के लिए प्रसिद्ध होता है, लाल डायमंड आकार का होता है। ओके, लाल रंग के डायमंड को रूबी बोलेंगे। उसके बाद तीसरा जो होता है सेफायर, सेफायर भी कोरलिन से बना होता है। कोरलिन क्या है सर? कोरलिन मिनरल है। जैसे माइका मिनरल है, मैग्नेटाइट मिनरल है, वैसे कोरलिन भी क्या है? मिनरल है। ये नीला रंग का होता है या अलग अलग रंग का होता है? नीले रंग के लिए मशहूर होता है। नीले रंग के डायमंड को क्या बोलेंगे? सेफायर बोलेंगे। ओके, नीला रंग का डायमंड होता है। उसके बाद एमरल्ड, एमरल्ड ये किससे बना होता है? बेरिल से। बेरिल क्या है? मिनरल है, लोड नहीं लेने का। ये कोरलिन क्या है? मिनरल है। कार्बन क्या है? मिनरल है। बेरिल क्या है? मिनरल है। बेटा ये हरे कलर का डायमंड होता है। हरे कलर के डायमंड को एमरल्ड कहते हैं। गहरा हरा कीमती डायमंड होता है, हरे डायमंड के आकार का होता है। ओके, उसके बाद जेडे, जेडे क्या है भाई? जेडे का किससे बना होता है? जेडे से। अब ये जेडे क्या है? जेडे एक मिनरल है। ये सभी क्या है? मिनरल्स हैं। हरे रंग का होता है ये, खास करके चीन में ज्यादा लोकप्रिय है। ये चीन में पाया जाता है। चीन जो कंट्री का नाम है, हरे डायमंड आकार का होता है। उसके बाद जिरकोन, जिरकोन भी एक डायमंड का नाम होता है। प्राकृतिक रत्न है, अलग अलग कलर में अवेलेबल होता है, चमकदार होता है, अलग अलग कलर में अवेलेबल होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में ये अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये सब डायमंड के टाइप हो गए बेटा। ये इंफॉर्मेशन है, अच्छे से रट लेना, फिर इसको रट लेना। आपको पता होना चाहिए रूबी कौन से कलर का डायमंड होता है, सैफायर कौन से कलर का होता है, एमरल्ड कौन से कलर का होता है, जिरकोन कौन से कलर का होता है, चीन में कौन सा लोकप्रिय है। ये सब डेटा अपने दिमाग में रट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है? अंग्रेजी नाम बताने हैं किसके? हिंदी नाम, रासायनिक सूत्र। माइका, माइका इसका हिंदी नाम क्या है? माइका या अभ्रक है। इसका फॉर्मूला पोटेशियम एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम सिलिकॉन 3, O10 OH टेकन ट्वाइस। मस्कोवाइट, मस्कोवाइट उसका नाम क्या है? मस्कोवाइट। माइका का नाम क्या है? मस्कोवाइट। ओके, अच्छा तो इसको पढ़ेंगे कैसा? KAl2AlSi3O10OH टेकन ट्वाइस। ओके, उसके बाद सल्फर S, जिप्सम बता दिया मैंने फॉर्मूला। पोटैश KCl, पोटेशियम क्लोराइड को क्या बोलेंगे? पोटैश बोलेंगे। ओके, और सोडियम क्लोराइड को क्या बोलेंगे? हैलाइट, हैलाइट यहाँ पढ़ा था ना हमने, हैलाइट ही था ना। सोडियम क्लोराइड को क्या? यस, हैलाइट। पोटेशियम क्लोराइड को पोटैश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोटैश बोलेंगे। ग्राफाइट कार्बन का एक रूप है। डायमंड कार्बन का एक रूप है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर डायमंड, लो प्रेशर लो टेम्परेचर ग्राफाइट। ग्राफाइट में से करंट जाता, डायमंड में से करंट नहीं जाता। फेल्डस्पार, फेल्डस्पार का फॉर्मूला ये है। ऑर्थोक्लेस भी बोलते हैं इसको। पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट KAlSi3O8। रट लेना, फिर बोल रहा हूं मैं, यही चीजें हैं, यही चीजें हैं जो आपको सीबीएसई बच्चों, सीबीएसई के बच्चों से आगे ले जाएंगी। यही चीजें जो एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको सीबीएसई के बच्चों से आगे ले जाएंगी। आयरन लोहा, उसके बाद गोल्ड AU, गोल्ड की सिंबल क्या होती है? AU, AU क्या है? ऑरियम, ऑरियम लैटिन नाम है उसका, उससे उसका सिंबल बना। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिल्वर AG, AG टीन,
Sn, टीन का सिंबल Sn होता है। बॉक्साइट, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर है, Al2O3.2H2O, रट लो इसको। मैग्नीज Mn, प्लैटिनम Pt, टंगस्टन ओस्मियम, ओस्मियम लैटिन नाम है उसका। कोल कोयला, उसके बाद मिनरल ऑयल खनिज तेल पेट्रोलियम जिसको बोलेंगे, इसमें सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनको अल्केन भी कहा जाता है, अल्केन भी कहा जाता है। ओके, उसके बाद नेचुरल गैस में मोस्टली मीथेन पाया जाता है सबसे ज्यादा। CH4 का नाम क्या होता है? मीथेन। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आगे काम आएगी, ये देखो यहां काम आएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। पहला क्लासिफिकेशन, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, माइका, सल्फर, इन सबके फॉर्मूले यहां दे दिए मैंने आपको, इसीलिए पहले फॉर्मूले रटवा दिए, डायमंड के कलर के साथ रटवा दिए। उसके बाद जिप्सम, पोटैश, ग्राफाइट, डायमंड, फेल्डस्पार, इन सब के आपको फॉर्मूले दे दिए, ये सब नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। उसके बाद आयरन, गोल्ड, सिल्वर, टीन, बॉक्साइट, मैग्नीज, प्लैटिनम, टंगस्टन, ये सब मेटेलिक मिनरल्स है। ओके, उसके बाद कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, ये क्या है? एनर्जी मिनरल्स है, क्योंकि इसको बर्न करके बहुत सारी एनर्जी मिलती है, जैसे कोयला जला के एनर्जी मिलेगी, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस जला के भी एनर्जी मिलेगी। जेम्स एंड जेम लाइक मिनरल, जेम्स मतलब जो प्रीशियस डायमंड वायमंड होते हैं उसको जेम्स बोलेंगे, इसका भी मैंने आपको रटवा दिया। देखो ये लाल कलर का डायमंड, हरे कलर का डायमंड, ब्लू कलर का डायमंड, ये रेगुलर डायमंड, इन सब के क्या नाम होते हैं मैंने आपको पहले ही रटवा दिए। देखो सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स लाइक डायमंड हो गया, रूबी हो गया, सैफराइड हो गया, एमरल्ड हो गया, जैडे हो गया, जिरकॉन हो गया, ये सब जेम्स है, प्रीशियस डायमंड्स है। ओके, ये किसको क्या कहते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके, अच्छा यहां पे चलते हैं, क्या लिखा है? नेशनल इंस्टीट्यूट, द इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद, धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस बना था 1926 में। ओके, इम्पैक्ट एजुकेशन ऑन माइनिंग, तो माइनिंग पे एजुकेट करने के लोगों के लिए इंस्टीट्यूट बना था। बाद में ये इंस्टीट्यूट कन्वर्ट हो गया आईआईटी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटी मतलब जो बहुत बच्चों का ड्रीम होता है जेई पास आउट करके बड़ा इंजीनियर बनने के लिए इस कॉलेज में जाना होता है आपको। ओके, तो ये बाद में आईआईटी में कन्वर्ट हो गया था। अच्छा, डू यू नो क्या बोल रहा है? डिपॉजिट्स ऑफ कॉमन साल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन द अर्थ, मतलब जमीन के अंदर जो सॉल्ट होता है उसके भी डिपॉजिट बहुत सारे मिले। दिस इज कॉल्ड एज रॉक साल्ट, इसको क्या बोलते हैं? रॉक साल्ट बोलते हैं। रॉक साल्ट मतलब जमीन के अंदर भी जैसे सोने की खान लगती है वैसे नमक की खान भी लगती है, उसको क्या बोलेंगे? रॉक साल्ट। जो पत्थरों के अंदर नमक पाया जाता है उसको रॉक साल्ट बोलते हैं। इट इज यूज इन फूड, ये फूड में यूज कर सकते हैं हम, या मेडिसिन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या बोला है? सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड ओर्स। आयरन ओर, आयरन ओर, आयरन इज, आयरन इन इम्प्योर फॉर्म इज कॉल्ड आयरन ओर। इम्प्योर फॉर्म में आयरन को क्या बोलेंगे? आयरन ओर बोलेंगे। इसका काम कहाँ कहाँ होता है? पिंस टू हेवी मशीनरी, वजनदार मशीनरी बनाने के लिए, सब मशीन्स आयरन लोहे से बने होते हैं। फार्मिंग टूल्स जैसे नांगर हो गया, ओके नांगर हो गया, या फिर अलग अलग क्या बोलेंगे, हल्लर हो गया, मैं गावरन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। सारे जो फार्मिंग के इंस्ट्रूमेंट होते हैं इससे बने होते हैं। रेलवे ट्रैक्स भी किससे बने होते हैं? मेटल से ही बने होते हैं, आयरन से ही बने होते हैं। मेन आयरन ओर्स क्या है बेटा? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। लिख लिख के रट के याद करो। अब आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ इसके नाम दिए हैं, मैंने आपके लिए फॉर्मूले भी लाया हूं। क्यों? क्योंकि हमें सीबीएसई के बच्चों से आगे रहना है। तो कैसे आगे रहेंगे? ये सारी चीजें रट के। तो कहाँ है भाई? यहाँ चलते हैं। देखो भाई क्या है ये? मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4, रट लो। हाईएस्ट आयरन कंटेंट होता है इसमें, मैग्नेटिक नेचर का होता है ये, इससे मैग्नेट बनते हैं। मैग्नेटाइट मतलब नेचुरल मैग्नेट। दूसरा हेमेटाइट, हेमेटाइट मतलब Fe2O3, फर्क है बेटा इसमें, ये Fe3O4 है, ये Fe2O3 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये टेबल आपको रटना है। तीसरा जो है वो है लिमोनाइट, लिमोनाइट का फॉर्मूला FeOOH.NH2O, NH2O, ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है। हाइड्रेटेड मतलब ये पानी को अपने अंदर एब्सॉर्ब करके रखता है, येलोइश ब्राउन कलर का होता है। NH2O मतलब N पानी के मॉलिक्यूल इसके साथ रहेंगे, जैसे जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 डॉट उसके साथ दो पानी के मॉलिक्यूल होते हैं। तो ऐसे ही आयरन के ओर के साथ जब पानी के मॉलिक्यूल होंगे तो उसको लिमोनाइट बोलेंगे, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड मतलब उसमें पानी होता है। फिर 4 नंबर का सिडेराइट, बेटा सिडेराइट का फॉर्मूला FeCO3,
आयरन कार्बोनेट, CO3 मतलब कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट लेस कॉमनली यूज, बहुत कम यूज होता है। तो यहाँ पे सिर्फ नाम दिए थे, मैंने आपको नाम भी दे दिया, उसका फॉर्मूला भी दे दिया और कुछ थोड़ी इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है वो भी दे दी। रटना है आपको, लिख लिख के रटना है इसको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, मैग्नीज। मैग्नीज किस में मिलता है, कार्बोनेट, सिलिकेट, ऑक्साइड, सिर्फ इतना बोला गया था, लेकिन यहाँ पे मैंने आपके लिए इंफॉर्मेशन ला ली। तो मैग्नीज कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा, उसका नाम क्या होता है, रोडोक्रोसाइट, रोडोक्रोसाइट, MnCO3, ठीक है। सिलिकेट के फॉर्म में जो मिलता है उसको क्या बोलेंगे, रोडोनाइट, रटना है इसको, रोडोनाइट, उसका फॉर्मूला MnSiO3, MnSiO3, रोडोनाइट MnSiO3, रटना है बेटा, रट ले, मेरी बात मान ले, बहुत फायदे में रहेगा 11th-12th में। उसके बाद पायरोलुसाइट, पायरोलुसाइट MnO2, MnO2 का नाम क्या है, पायरोलुसाइट, ओके। तो मैग्नीज कार्बोनेट फॉर्म में मिलता है, सिलिकेट फॉर्म में मिलता है, ऑक्साइड फॉर्म में मिलता है। मैग्नीज अगर कार्बोनेट फॉर्म में मिलेगा तो उसका नाम है रोडोक्रोसाइट। मैग्नीज अगर सिलिकेट फॉर्म में, सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन तो सिलिकेट, कार्बो CO3 है ना तो कार्बोनेट, और इसमें ऑक्साइड ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड फॉर्म में, ऑक्सीजन फॉर्म में पायरोलुसाइड बोलेंगे। तो ये चीजें, ये टेबल्स आपको बहुत अच्छे से रटने हैं। कहाँ पे यूज होता है मैग्नीज, मेडिसिन में यूज होता है। कांच के अंदर मैग्नीज मिला देंगे तो लाल कलर का कांच बन जाएगा, पिंक कलर का कांच बन जाएगा, पिंक कलर देने के लिए कांच को, ओके। उसके बाद यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने के लिए भी ये यूज होता है, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से आपको लिख लिख के रटनी है। आगे चलते हैं। बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या होता है, एल्यूमिनियम का ओर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट में ऑलमोस्ट 55% क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, Al2O3.2H2O, मेनली एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। प्रॉपर्टीज क्या है, ये गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब बॉक्साइट में से हीट भी पास होगी और करंट भी पास होगा। वजन कम होता है, लाइट वेट होता है, इसीलिए जो एरोप्लेन की बॉडी बनी होती है वो इस मेटल की बनी होती है, जो ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स बने होते हैं बड़े बड़े वो इससे बने होते हैं, क्योंकि इसका वजन क्या होता है, हल्का होता है। इलेक्ट्रिकल के वायर भी किससे बने होते हैं, एल्यूमिनियम से बने होते हैं, मतलब कि बॉक्साइट से बने होते हैं, क्योंकि ये वायर वजन में हल्के भी होते हैं और अच्छे कंडक्टर भी होते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कॉपर, कॉपर क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म नियर अदर मिनरल्स, ओके। प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसके कारण हम इसका इलेक्ट्रिकल वायर बनाते हैं, रेडियो में यूज होता है, टेलीफोन में यूज होता है, व्हीकल्स में यूज होता है, किचन यूटेंसिल मतलब बर्तन बनाने के काम आता है। और न्यूयॉर्क में जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो भी किससे बना है, कॉपर से बना है। अब आप बोलेंगे सर ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी ग्रीन कलर का क्यों दिखाई दे रहा है, तो याद रखो बेटा, जब आयरन को जंग लगता है तो वो रेडिश कलर का होता है, लेकिन जब कॉपर को जंग लगता है तो वो ग्रीन कलर का होता है, जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कॉपर से बना है, और जब कॉपर को जंग लगेगा तो ग्रीन कलर का जंग होता है वो, तो वो इसलिए ग्रीन कलर का लग रहा है। लेकिन आयरन का स्टैचू होता तो रेड कलर का दिखता, क्योंकि आयरन को जो जंग लगता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माइका, माइका मतलब, माइका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। माइका एक ऐसा मटेरियल है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती लेकिन हीट पास हो जाती है, ओके। वैल्यू डिपेंड्स ऑन लेयर ऑफ थिकनेस, ये कितने रुपए का, कितने पैसे का आएगा, जितना ज्यादा थिक होगा उतना महंगा होता है। यूजेस, आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज होता है, डाइज, अलग अलग कलर के डाइज आते हैं, जैसे हम बालों को नहीं कलर करते तो डाई लगाते हैं, तो अलग अलग कलर को क्या बोलते हैं, डाइज बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन में ये जो बॉडी बनी होती है ये किसकी बनी होती है, माइका की बनी होती है। वायरलेस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मतलब डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, या आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे इस सब में ये यूज होता है। तो मिनरल्स के जनरल यूज क्या है, अलग अलग टूल में, अलग अलग मशीन में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल में, मेडिसिन में, बर्तन बनाने के लिए और वायर बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, माइका का एक इंपॉर्टेंट यूज ये होता है, माइका मतलब ऐसा मटेरियल होता है जो अलग अलग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में काम आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, हाउ डिड प्री हिस्टोरिक एजेस गेट्स नेम बेस्ड ऑन द मेटल्स। देखो, इंसान रेगुलर लाइफ में सबसे ज्यादा क्या यूज करता था इसके हिसाब से इरा का नाम रखा गया है। पुराने जमाने में जब इंसान पत्थर के औजार यूज किया करते थे, पत्थर के हिसाब से उसका नाम रख दिया।
जो मेटल मैक्सिमम यूज किया करते थे उसके हिसाब से उसका नाम रख दिया। जैसे कि प्री हिस्टोरिक एजेस वेर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेन मटेरियल यूज बाय द ह्यूमंस। इंसान डेली लाइफ में कौन सा मेटल ज्यादा यूज करते थे, इसके बेस पे उसके नाम रखे गए हैं। जैसे कि स्टोन एज, स्टोन एज मतलब वो जमाना जब इंसान पत्थर से बने औजार यूज करते थे। ब्रॉन्ज एज मतलब वो जमाना जब इंसान ब्रॉन्ज के मेटल को ज्यादा यूज किया करते थे। ब्रॉन्ज मतलब कॉपर और टीन का मिक्सचर। ओके। आयरन एज मतलब वो जमाना जब इंसान आयरन से बने हथियार यूज किया करते थे, टूल और वेपन यूज किया करते थे। ओके। अच्छा, अब कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो फ्यूल किसको कहेंगे? फ्यूल मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसको जलाने पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको क्या बोलेंगे? फ्यूल। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब हो गया। ओके। एक काम करते, 1 घंटा होने आ गया, कहाँ तक पढ़ना है हम एक बार देख लेते हैं। चलो ये देख लेते हैं, क्या हम ये कंप्लीट कर सकते हैं? कितने स्लाइड्स बाकी हैं? 20 स्लाइड्स हो गए ना, 20 स्लाइड्स हो गए हैं। ठीक है, 15 मिनट और लेंगे क्या अपन? नहीं यार, चलो ठीक है। अच्छा, कैन यू टेल इतना मैं कवर कर लेता हूँ। नहीं नहीं, कैन यू टेल से तो नेक्स्ट इसमें स्टार्ट करेंगे, फिर फ्यूल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। चलो ठीक है बेटा, पार्ट 1 को यहीं पे खत्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे पार्ट 2 में, जब इसके आगे की बात उस लेक्चर में हम करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उससे डरना नहीं है, उस इन्फॉर्मेशन को रटने की कोशिश करनी है। पहले झटके में सारी इन्फॉर्मेशन याद नहीं होगी, एफर्ट तो लगाओ, लगा के देखो, चीज़ें मेमोराइज करके देखो। छोटे एज में हो, दिमाग फ्रेश है, पढ़ाई में यूज़ करोगे, दिमाग में डेटा डालने की कोशिश करोगे, तो जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो दिमाग में नहीं जाएंगी। ठीक है बेटा? तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना, अपना जो फीडबैक है वो कमेंट ज़रूर करना, और जो चीज़ें मैं सवालों के फॉर्म में पूछ रहा हूँ वो कमेंट में ज़रूर बताना। जल्दी मिलेंगे इसके पार्ट 2 में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मचाते रहिए। जय हिंद।